नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी सांसदों की क्लास क्या है आस। जी हां, दिल्ली में बीजेपी सांसदों की क्लास लगी, लेकिन इस बार मामला केवल समीक्षा तक सीमित नहीं रहा। संसदीय दल की बैठक में पार्टी संगठन ने साफ शब्दों में कहा, जो सांसद संगठन से कटे हुए हैं वो अब सुधरें। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने सांसदों से सीधा सवाल पूछे और कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। दरअसल पार्टी को लगातार शिकायतें मिल रही थीं, कहीं सांसद अपनी ही मंत्रियों से भिड़ रहे थे तो कहीं जनता की समस्याओं पर गैर जिम्मेदार बयान दे रहे थे। खैर, अब सवाल यह है कि इन नसीहतों का असर सांसदों पर कितना पड़ेगा और सांसद इन नसीहतों को कितना गंभीरता से लेंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की संसदीय दल की बैठक, बीजेपी सांसदों को दी गई नसीहत। मध्य प्रदेश बीजेपी के सांसदों को पार्टी ने अब सीधा संदेश दिया है। दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया, संगठन से दूरी बनाकर राजनीति नहीं चलेगी। सांसदों को कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहने और जमीनी मुद्दों पर काम करने की नसीहत दी गई। सांसदों को ये भी कहा गया कि वे संगठनात्मक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। BL संतोष ने तो सांसदों से उनके कामकाज, क्षेत्रीय प्रवास और दिल्ली प्रवास के दौरान की गतिविधियों को लेकर सवाल किए। ये भी पूछा गया कि सांसद दिल्ली में रहते हुए अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बैठक में सांसदों को एक दूसरे के नवाचार साझा करने को कहा गया। अब इस दौरान राजगढ़ सांसद रोडमल नागर के वोकल फॉर लोकल और स्थानीय रोजगार को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना की गई। हालांकि सांसदों को मिली नसीहतों को बीजेपी नेता अलग नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। समय समय पर जब भी संसद सत्र चलता है तो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक भी होती है, हर प्रदेश की होती है। और इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश के समस्त सांसद गणों की बैठक भी, संसदीय दल की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी। और निसंदेह उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे समस्त नेतागणों ने उसमें संगठन के मंत्र दिए, पाथेय दिया। बीजेपी को अपने सांसदों को ये नसीहत इसलिए भी देनी पड़ी क्योंकि कुछ सांसदों के बयान और कार्यशैली को लेकर संगठन को शिकायतें मिल रही थी। फिर चाहे बात सांसद दर्शन सिंह चौधरी और मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बीच खींचतान की खबरों की हो, या फिर सीधी सांसद राजेश मिश्रा की, जिन्होंने गर्भवती लीला साहू को लेकर बयान दिया था। खैर, अब इस नसीहत पर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का कैंसर पूरी तरह से पनप चुका है, जिसकी स्वीकारोक्ति स्वयं हेमंत खंडेलवाल जी ने युवा मोर्चा की बैठक में कहा कि बैनर पोस्टर लगाने वाले नहीं, जमीनी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो इतना बड़ा बांध बन गए कि उसे बूंदों की आवश्यकता नहीं। वो बार बार कह रहे हैं कि संगठन में सांसद विधायकों के लोगों को एडजस्ट नहीं किया जाएगा, और अब वो कह रहे हैं कि जो सांसद और विधायक हैं वो पार्टी के कार्यक्रम से दूरी न बनाए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उटब्बल चरम पे है। बीजेपी में कसावट का दौर चलता रहता है। अपने नेताओं को कब कैसे टाइट करना है ये बीजेपी अच्छे से जानती है, लिहाजा वो समय समय पर प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करती है तो क्लास लगाकर नसीहतें भी देती है। खैर, बीजेपी सांसदों के लिए अब दिल्ली से लेकर अपने क्षेत्र तक की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखना जरूरी हो गया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि संगठन से जुड़ाव की टिकाऊ राजनीति की पहचान है। अब देखना होगा कि नसीहतों का असर बीजेपी सांसदों पर कितना दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर, और शुरुआत भी हमेशा की तरह आपसे ही करेंगे। सांसदों को ये नसीहत देने की जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी में कि कार्यकर्ताओं से संवाद करिए? क्या आपको लगता है कि जो भारी भरकम वोटों से जीत रहे हैं मोदी जी के नाम पर, तो उनको लगा अब तो कोई हराने वाला नहीं है, इसलिए इस नसीहत की जरूरत पड़ी? इसीलिए नसीहत की जरूरत पड़ी कि ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं, इसीलिए नसीहत की जरूरत है। क्योंकि लगातार 20-21 बरस तक सत्ता में रहना, हर बार से ज्यादा वोट मिल जाना किसी भी व्यक्ति को अहंकारी बनाने के लिए पर्याप्त होता है। ये तो संघ यदि नहीं हो तो भाजपा की राजनीति अहंकारी होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। संघ बार बार यही निर्देश देता है कि आप अपना
पारा जो है वो डाउन रखिए और कार्यकर्ताओं के साथ मिलते रहिए ताकि जनता की बात आवाज आप तक पहुंच सके। और आप बार बार जनता के बीच में जाकर के ये बताते रहिए कि भाई आपने हमको चुना है तो हम आपके साथ हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता आपसे मिलने आ रहा है। यदि बीएल संतोष साहब उस बैठक में नहीं जाते तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के दिशा निर्देश कोई जारी करता। आप देख लीजिए कि आप किसी भी आप अपने अनुभव, व्यक्तिगत अनुभवों को देख लीजिए। आप हम जो तीनों इस समय चर्चा में बैठे हैं वो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप अपने साथ होने वाले व्यवहार को देख लीजिए। जब आप साथ मिलने के लिए जाते हो तो कितना सरपट आपसे लोग चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि लंबे समय तक सत्ता रह जाने से जो जंग लगता है व्यवस्था में, उस जंग को बार बार साफ करने की कोशिश जो है वो हाईकमान के द्वारा की जाती। क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी और बाकी जो लोग हैं उनको ये मालूम है कि जिस मिशन को लेकर के 2014 में वो चले हैं उस मिशन को पूरा करने में अभी समय है। अभी जो विपक्ष जिस भावना से बोल रहा है, जिस भाषा में बोल रहा है और जिस प्रकार का वो प्रस्तुतिकरण दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आने वाली जो प्रतिक्रिया होगी वो ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आप जो है जनता के साथ कनेक्टिविटी करिए। अब इसके बाद मुझे ब्रजेश जी एक बात कहना है जी। कि आप जनता के साथ कनेक्टिविटी रखने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जनता की बात को सरकार के साथ कहने की कनेक्टिविटी की बात कब करेंगे आप पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे, आप असेंबली में सवाल उठाएंगे तो आपके खिलाफ नोटिस आ जाएगा। तो आप उस बात को किस तरीके से जनता की भावनाओं को सरकार से एग्जीक्यूशन करवा ले, उसका फार्मूला बताइए। आप ये केवल ये ज्ञान देके चले जाते हैं हाईकमान वाले कि भाई आप जनता से चले मिलिए। हम जनता से मिलने की बात से सहमत है, मैंने पहले लंबा बोल दिया इस पर। लेकिन पर जनता से आप मिलते हैं तो शर्मा जी कह देते हैं कि हम तो आपको उठवा लेंगे हेलीकॉप्टर से। आप तो बताइए कौन से अस्पताल में आपको डिलीवरी करवाना है। यही तो वो दम है, यही तो वो अहंकार है, यही तो वो 20 बरस की सत्ता के बाद जो चर्बी चढ़ गई आंखों के ऊपर, वही तो है। वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने तो पहले बोला कि 20 बरस सत्ता में मेरा मानना है आजकल कि जो ये बड़ी पौध आ गई है, यानी बड़े बड़े नेता हैं, अब इन सबको घर बैठा देना चाहिए। अब नए लड़कों को लाना चाहिए। सारी क्रिकेट टीम बदल गई। आप 19-40 बरस से सरकार में बैठे, 45 तो बरस नए वाले पहली लोगों बार को के लेकर सांसद को लेकर तो आए दर्शन सिंह को, उनकी मंत्री से पटरी नहीं बैठ रही है नरेंद्र शिवाजी पटेल से। भाई मंत्री कहां से होगी? मंत्री के साथ तो बैठना पड़ेगा ना एक बार। पर मेरा कहना यह है कि जो आपने मंत्री बना रखे हैं मध्य प्रदेश में, उनके बारे में आप विचार करिए कि वो लंबे समय से मंत्री हैं, उनको तो बाल फुटबॉल दिखने लग गई। तो ऐसे लोगों को आप हटा करके नए प्रतिभावान जो आपके पास विधायक है, अब उनको बनाइए। अब आप इस पारी को रिटायर करिए। अब संगठन में ये सब प्रयोग कर रहे हैं, सत्ता में ये प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिनसे चला नहीं जाता, जिनसे बोला नहीं जाता, आप उनको मंत्री बना करके बैठे हुए हो। तो युवाओं में जो आक्रोश पैदा हो रहा है, उस आक्रोश से बचने के काम करिए आप। मैं बार बार लेकिन शर्मा जी, दिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? प्रभु जी आप सहमत होंगे इससे? लेकिन शर्मा जी, कि आप उस सांसद शर्मा जी, दिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ऊपर से लेकर नीचे तक कौन चेंज करेगा? भाई दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ऊपर से यदि आप कहोगे नीचे युवाओं को लाओ। जितने करे जा सके उतने तो करिए भाई। जिनका अहंकार सार्वजनिक है उनको बदल दीजिए, आप बाकी का चलने दीजिए। तो प्रभु जी, जिनका अहंकार है उनको बदल सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि नसीहत का असर होगा? क्योंकि हमने देखा है, एक गांव गोद ले लीजिए, आदर्श गांव बनाइए। आप जाकर देख लीजिए सांसदों के गांव, किसी ने भी एक ने आदर्श बनाया हो मध्य प्रदेश में तो, जो आत्मनिर्भर हो, एक गांव तो की तकदीर तो बदल नहीं पाए। तो क्या आपको लगता है ये नसीहतें हैं, सिर्फ नसीहतें दी और चले गए? नहीं ब्रजेश, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। वो जो बीएल संतोष ने कहा, वो कोई उनके दिमाग की उपज नहीं थी जो उन्होंने सवाल किए कि कोई आप इनोवेशन बताइए, क्या नया कर रहे हैं, नवाचार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सांसदों से मिलते हैं तो हमेशा वो करते रहते हैं। संतोष ने वहां से देखा, उसको यहाँ पे चेप दिया। बस इसके पहले प्रधानमंत्री ने एक बैठक ली थी जिसमें रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के नवाचार की बड़ी तारीफ की थी उन्होंने, कि ऐसा कर रहे हैं, सभी सांसद कीजिए। टॉयलेट साफ कर रहे हैं, और नहीं टॉयलेट साफ नहीं, कुछ नवाचार और कर रहे थे वहां पे, उसको लेकर उन्होंने कहा था। और वो नवाचार उसके बाद आज तक किसी ने अपनाया। उसके बाद एक चुनाव और हो गया। तो ये स्थिति है सांसदों की और ये स्थिति है निर्देशों की। जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि, तो आप देखिए कि जो दर्शन चौधरी का आपने नाम लिया, या सीधी सांसद, तो ये दोनों सांसद पहली बार वाले हैं।
उसके बावजूद यदि वो इस तरीके का अहंकार दिखा रहे हैं, इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये पार्टी को सोचना होगा वो कैसे लोगों को चुनकर उस बड़ी या संस्था पहली में बार भेज रहे वालों में ज्यादा अहंकार आ रहा है, ज्यादा मतों से जीत गए हैं। हैं। जो ज्यादा वाले हैं वो तो मिलते ही नहीं लोगों से, तो इसलिए उनकी ऐसी बातें नहीं आती हैं। फर्क यहाँ पे है ना कि जो कई बार जीत चुके हैं वो तो कहते हैं कि हमको तो जीतना ही जीतना है, तो वो मिलते नहीं लोगों से। ये जो एक दिक्कत खड़ी हो गई, ये सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी में खड़ी हो गई है। कांग्रेस के किसी भी नेता के यहाँ चले जाइए, वो सरकार में रहते थे, तो हमने देखा इसी वल्लभ भवन में पहली बार ये दिखाई दिया कि वल्लभ भवन में एक एक मंत्री से मिलने 200-200, 250 लोगों के पास बनते थे। वो उनको ये दिखाते थे कि यहाँ से सरकार चलती है। अपने गांव से जो उनसे मिलने आते थे सबको वल्लभ भवन ले जाके उनको दिखाते थे यहाँ से सरकार चलती है, यहाँ काम होता है, और वो अधिकारी को बुला के उनके काम को वहीं कराने की कोशिश करते थे। तो उस तरीके से आप कार्यकर्ताओं को और जनता को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो वो स्थिति दिखाई नहीं देती है। अब मंत्री के बंगलों पर लोगों से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास जनता के बीच में जाने का टाइम नहीं है, वो दौरे नहीं करते प्रभारी मंत्री, जबकि उनको हर महीने की रिपोर्ट देनी है। सारे नियम कायदे बने हुए हैं, उसके बावजूद नहीं होता है। जो अभी सुरेश शर्मा जी ने जो बहुत अच्छी बात कही कि आप सांसद को तो ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाइए, जनता को अपनी रीति नीति बताइए पार्टी की या तमाम जनप्रतिनिधियों को अपने, लेकिन जनता की समस्या को सुनवाई का फोरम कहाँ है? वो जो सवाल किया बिल्कुल सही सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी में पहले फोरम हुआ करता था, मंत्री कार्यालयों में जाते थे, जनता के साथ नेताओं के साथ बैठते थे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठते थे, जनता की सुनवाई वहां तक होती थी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक नियमित हुआ करती थी, उसमें जो है जिलाध्यक्ष जो है उनके जिले की समस्याएं सरकार से जुड़ी हुई और बाकी समस्याएं वहां पे रखा करते थे। और प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो पहले 2 दिन 3 दिन की होती थी, अब 1 दिन में खत्म हो जाती है और जिलाध्यक्षों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। 4, 5, 6, 8, 10 बड़े नेता भाषण दे देते हैं, उनको घुट्टी पिलाई जाती, खाना खिलाया जाता है, उनको कह दिया जाता है जिस बड़ी गाड़ी में आए उस बड़ी गाड़ी में घर चले जाइए। तो ये विधानसभा में बोलने पे नोटिस मिल जाता है। हाँ, विधानसभा दूसरों ने तो अभी बोला है कि भाई मुंह पे भी ताला लगा है, हाथ भी बंधे हुए हैं, करें क्या करें? सवाल नहीं उठा सकते आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के। मंत्री के क्षेत्र में यदि कोई पानी की समस्या है उस मंत्री के, तो वो अपना सवाल नहीं उठा सकता, उसको किसी कांग्रेसी की मदद लेनी पड़ती है, मेरे क्षेत्र का सवाल उठाओ। विधानसभा अध्यक्ष को मदद लेनी पड़ती है विपक्ष के नेताओं विधायकों की कि हमारे क्षेत्र का सवाल उठाइए। तो ये स्थिति यदि है आपकी सुनवाई के फोरम की, तो फिर निश्चित तौर पर यहाँ पे दिक्कतें आपको होंगी। अब ये है कि आप कैसे भी जीतते चले गए, कुछ नई स्कीमों के दम पे, मोदी के नाम पे, या जो भी एक माहौल के दम पे आप जो है चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है जीतते चले जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ये सही कहा सुरेश शर्मा जी ने कि वो कब पतन होगा कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक ही जब अगला एक चुनाव आएगा अचानक सब साफ हो जाए, ऐसी भी स्थिति होती है। जनता के सब्र का कितना इंतजार। हाँ, शाइनिंग इंडिया देखा ही था हमने, तो उसका असर हुआ था। 2018 में देखा ही था कि बीजेपी पूरी मान की चल रही थी, हमारी सरकार आ रही और सरकार कांग्रेस की बन गई थी। तो ये स्थितियां, तो ये आपको दोनों तरीके से होना चाहिए, जनता की बात वहां तक पहुंचे, उसका समाधान हो, कार्यकर्ता नेता पार्टी की रीति नीति सरकार क्या कर रही है वो जनता तक लेकर जाए। ये दो तरफा काम होगा तब पार्टी का भला होगा, और ये काम तब होगा जब चेक एंड बैलेंस होगा। आप आए, भाषण दे दिया, अब इसके बाद कब होगी संसदीय दल की बैठक, कब बीएल संतोष उसमें आएंगे और वो कहेंगे कि मैंने पूछा था कि जिस तरीके से जो है राजगढ़ सांसद का नवाचार है वैसे और किसी ने कोई नवाचार किया क्या, तो वैसा कोई वैसा सवाल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा वो सवाल। तो सवाल के साथ साथ जिम्मेदारी भी तय करना होगी, क्यों नहीं किया आपने भाई, ये भी तो पूछना होगा। तो वो कोई, वही तो मैं कह रहा हूँ कि चेक बैलेंस खत्म हो गया है कि यदि आपके जो सबसे बड़े संगठन के नेता ने यदि ये कहा है, तो जो प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, अब ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको देखें कि कैसे वो जो निर्देश मिले थे उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर अभाव दिखाई दे रहा है। अब पार्टी चली जा रही है एक रीति में, कांग्रेस कमजोर है इसलिए आपकी सरकार बनती चली जा रही है, आप जीतते चले जा रहे हैं, तो बिल्कुल उसी पे सवार हैं। आप 29 के 29 जीत रहे हैं, अब अगली बार कह रहे हैं इससे आगे बढ़ेंगे, अब 29 के आगे पता नहीं कहाँ बढ़ सकते हैं आप। तो वो भी स्थिति यहाँ पे है। अब जिस तरीके से चल रहा है पूरा माहौल बीजेपी में, तो निश्चित तौर पर शर्मा जी ने जो कहा, जैसे वैसे ही बदलाव जरूरी है। हारी हुई सीटों की जिम्मेदारी ले लेते हैं सीएम से लेके अध्यक्ष तक, और वो फिर हार जाते हैं। बदलाव जरूरी है। मंत्रिमंडल के बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको रोते रहते हैं बाहर मिले तो मेरे पास काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको काम करना ही नहीं आता है। जो कृषि मंत्री हैं उनसे पूछो कि भाई खाद की कमी है, तो पिछले बार आपने देखा ही था वो जवाब देते हैं मेरा विभाग का काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
तो हम यदि इस बांटते नहीं हैं। हाँ, इस तरीके का माहौल हो आपका, इस तरीके का काम का जो कि आपने अध्ययन ही ना करें अपने विभाग का, आपको जानकारी नहीं, केवल वो लाल बत्ती का सुख तो वो तो निगम मंडल वालों को भी मिलता है, वैसा निगम मंडल में बैठ जाइए, वैसा सुख ले लीजिए, अगले जीतिए चाहे नहीं जीतिए, मंत्री रहते हुए चुनाव हार जाते हैं बहुत सारे लोग, तो वैसा भी स्थिति हो सकती है। तो यहाँ संगठन को देखना होगा, लगातार उनको फटकार भी करनी होगी, उनको प्यार से भी समझाना होगा और उनको कार्यकर्ताओं के महत्व को भी समझाना होगा कि जनता की आवाज वहां तक पहुंचे और समाधान हो। इतना आदर्श संगठन है शर्मा जी, उसमें चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है, ऐप है, आधुनिक भी वो कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कौन से कार्यक्रम में जा रहे हैं, कौन से गांव में जा रहे हैं, किस कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हाल ही में एक निर्देश भी आया था कि आपको अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे करना है, लेकिन इसके बावजूद यदि सांसद नहीं कर रहे हैं तो क्या ये इतनी देर में समझ में आया? जब ये बीजेपी के सांसद नहीं कर रहे तो कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो जनता के बीच में रहते ही नहीं है? ये तो जनता के बीच में रहते हैं, तो कहाँ खामी रह गई है? क्या संगठन में संगठन कमजोर हो गया लगातार सत्ता में रहने की वजह से? देखिए, मैं पहले मेरे मन में विचार है उससे बात शुरू करता हूँ। बिल्कुल। प्रभु जी को ये अच्छे से मालूम है कि देश भर में कम्युनिस्ट पार्टी की भी कार्यालय बहुत है, ये मालूम है प्रभु जी, अपने इतवारा में है भोपाल में। बिल्कुल है। और आपने ये भी देखा होगा कि काडर के मामले में वामपंथी भाजपाइयों से ज्यादा पावरफुल होते थे। आज वहां केवल कव्वे उड़ते हैं, वह न कार्यकर्ता है, न पदाधिकारी है, न विधायक है, न कुछ है। तो आप इस प्रकार की जो सोच चल रही है, जो अभी 20 वर्ष से, अभी जो 4-5 साल से हुई है, ये इस सोच से आप उस नक्कार खाने के में जाने वाले हैं की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यदि संघ का कंट्रोल इतना, मतलब सांगठनिक रूप की बात कर रहा हूं, अब संघ आकर के सांसद ही बनने लग जाएगा और विधायक ही बनने लग जाएगा तो राजनीतिक पार्टी भी संघ बन सकता था, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो संघ का नियंत्रण जिस तरीके से है, आप प्रदेश भर में उठा करके देख लीजिए, इतना ज्यादा जो प्रकरण आए हैं लव जिहाद वाले और जो ड्रग्स वाले, और ये एकदम से इतनी कैसे आ गए हैं? इसका मतलब ये है कि जिनको आपने छूट दे रखी है उनके संरक्षण में ही ये सब पल बढ़ रहे हैं। पुलिस की हिम्मत है, पुलिस तो 1 मिनट में धराशायी कर दे रही है, पर उसको कोई कहे तब तो उसको तो रोकने वाले हैं। इन सारी बातों से ये लगता है कि आप अपने जनप्रतिनिधि को ये कहें कि आप जनता की समस्याओं के समाधान की बात करें। आप देखिए, हम भोपाल में बैठे हैं और भोपाल में सरकार की नाक के नीचे यदि 90 डिग्री का पुल बन जाता है, इसका मतलब अंधेरा कितना है। उस अंधेरे की कल्पना करिए बैठ करके कि कितना बड़ा अंधेरा है जिसके अंदर इतना सब हो गया और किसी के दिमाग में कुछ भी नहीं चला। तो इसी प्रकार से अपराध की परिस्थिति को देख लीजिए कि ये सब चल रहा है और आपके खुफिया तंत्र ने आपको कुछ नहीं बताया। आप उस दिन की कल्पना करिए जब हम कर रहे हैं कि जो बीजेपी का नया कार्यालय है, जिसके गेट के बाहर तो बैठने की व्यवस्था होगी। आप मध्य प्रदेश विधानसभा का देखिए कि पत्रकारों को भोजन पर बुलाया और गेट से बाहर बैठा दिया। तो जो ये अकेलेपन में ये लोग क्या करना चाहते हैं, अभी समझ में ये आना जरूरी है कि आप जो है पत्रकारों के साथ बैठ करके विधानसभा में भोजन करते थे, आपने पत्रकारों को बाहर बैठा करके अंदर आपने क्या ऐसा रचा कि आप जो मीडिया से छुपाना चाहते हैं, जो देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा संरक्षक है, आप उस मीडिया को गेट से बाहर बैठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत में खोट है और यही खोट जो है वो आने वाले समय के लिए बड़ी चोट दे सकता है। वो मेरा मानना है कि जो बीएल संतोष साहब है, मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी के जो लोग हैं, मोहन यादव जी भी मध्य प्रदेश में मान सकते हैं, पार्टी के नए अध्यक्ष हेमंत जी मान सकते हैं, इनको आंखें खोल करके देखना चाहिए कि जो किया जा रहा है, जिनको आपने मठाधीश बना दिया है, उन मठाधीशों की एक्टिविटीज क्या है। अभी आप नहीं देखेंगे तो 3 साल बाद प्रभु जी कह रहे थे 2018 में कैसे चुपचाप छीन ली गई थी। ये देश है, प्रदेश है, ये सब जानता है, आपकी सारी बातें समझ रहा है। हम मानते हैं राष्ट्रभक्ति के नाम पर हम आपको 5 की जगह 7 लोगों के वोट डलवा देंगे, लेकिन इस राष्ट्रभक्ति की आड़ में ये जो धर्मांतरण का इतने बड़े बड़े छंगूर निकल रहे हैं और इतने बड़े बड़े ये मछलियां निकल रही हैं, इन सब के बारे में आपकी लापरवाही क्यों सामने आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिन चीजों को देखना चाहिए। आप ब्रजेश जी और प्रभु जी, मैं बताऊं आपको, पूरे मध्य प्रदेश में जमीनों का मामला जो चल रहा है उसके बारे में आप कोई कल्पना करिए। आम आदमी अपना संभाल नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजों को जब तक हम नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता
कि सब कुछ इतनी अनुकूल है, जितने अनुकूल ये एसी कमरों में बैठ करके जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इतना अनुकूल नहीं है। तो प्रभु जी देखेगा कौन? और क्या वो संगठन मंत्रियों की जो व्यवस्था थी, संभागीय संगठन मंत्रियों की, वो आपको लगता है कि उसको बहाल करने की जरूरत है? क्योंकि उससे एक कसावट रहती संगठन में। ये कोई व्यवस्था अकेले वो भी पार्टियां बनने लगे थे इसलिए उनको हटाया गया। वो भी ट्रांसफर पोस्टिंग के तमाम कामों में लग गए थे। आप देखिए ना बाद में क्या हुआ, वो जो जिला संभागीय संगठन मंत्री थे उनको बहुत सारे को निगम मंडलों में एडजस्ट किया पार्टी ने, तो वो भी अब पार्टी बन गए थे। अब सुरेश शर्मा जी ने एक बात कही थी कि आप संघ के लोगों को चुनाव लड़ाकर सांसद विधायक बनाने लगेंगे तो फिर राजनीतिक दल भी संघ बन सकता है। बिल्कुल सही बात है कि इन लोगों का काम दूसरा होता था, अब वो आप आ गए, वो जैसी संघ से आया तो तुरंत जो है सोचता है कि पहले दिन ही वो अध्यक्ष बन जाए, दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री बन जाए, इससे आगे की इससे नीचे की वो सोचता ही नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल अलग ही तरीके की सोच लेकर आ रहा है, अलग ही संघ के माध्यम से राजनीति में आना चाहते हैं, अब ये सोच के जाने लगे, अलग लक्ष्य लेकर आ रहे हैं वो लोग। जबकि ये काम संघ का नहीं होता था, संघ हमेशा बैकफुट पे काम करता था, पीछे से काम करता था, पूरी नकेल कस के रखता था। तो ये बाकी लोग ढंग से काम, अब पीछे कोई देखने वाला नहीं है, वो भी उसमें शामिल हो गए हैं। एक यहाँ पर प्रदेश सह संगठन मंत्री बनाए गए थे, वो उनके ऐसे ऐसे किस्से बाहर आए कि पार्टी को अचानक उनको धीरे से विदा करना पड़ गया था। तो इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर हैं। तो ये चाहे वो संघ से आने वाले नेताओं के बारे में हो, चाहे इनके बारे में हो, आपको आपकी रीति नीतियों जो जहाँ से ये पौध तैयार होती है, जहाँ पे आप शिक्षा देते हैं इनको, इस राजनीति में अच्छी स्वच्छ राजनीति की शिक्षा दे रहे हैं, समाज कल्याण की शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ पर ही गड़बड़ हो गई है पूरी की पूरी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि आप लगातार सत्ता में हैं, और बहुत सही बात है रोटेशन होना चाहिए। आप यदि सत्ता से बाहर जाएंगे तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, फिर बार बार सत्ता में आते चले जाएंगे 20-20 साल तक, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी हो गई खत्म हो गई। बंगाल में सरकार गई, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई। बंगाल में अब कोई उनका नाम लेने वाला नहीं। हम गए थे पिछले चुनाव में, हमको पूरे चुनाव में केवल एक नंदीग्राम में जो है एक जगह पर लाल झंडे दिखाई दिए थे, तो वो पार्टी खत्म हो गई वहां पर, जिसका कि वहां पर लंबे साल तक राज किया, उसका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का राज करने का। तो वो स्थितियां यदि ऐसे ही आपका चलता रहा तो फिर उसी तरीके से आपको भी विलुप्त होना है। तो यदि आपको विलुप्त होने के बाद फिर पुनर्जीवित होना, यदि संघ की सोच है ये कि जिस तरीके से जनसंघ के बाद उन्हें फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई, हम फिर नहीं बना लेंगे, यदि वो सोच संघ की है तो हो सकता है कि तो वो इसी दिशा में ले जा रहे हैं सत्ता तक पहुंचने में। तो बढ़ाने में जितने साल लगे, कम करने में उतने ही साल लगेंगे ब्रजेश जी। एक दिन में तो नहीं होगा ना कि एकदम से डिसॉल्व कर दें आपको। मतलब कांग्रेस का हाल हुआ है जी बिल्कुल, वैसे बीजेपी को भी हाल हो जाएगा नहीं सुधरे समय पर तो। लेकिन माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो बीजेपी को सोचना होगा लगातार सत्ता में रहने की वजह से उसमें जो खामियां आ गई हैं उनको दुरुस्त कैसे किया जाए, निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। संघ को भी सोचना पड़ेगा कि जो संघ के नेता पीछे से सपोर्ट करते थे, सीधे राजनीति में नहीं आते थे, वो अब सीधे राजनीति में आ रहे हैं, संघ के माध्यम से आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में संगठन अनुशासन में रह सकता है, या जो बुराइयां उसमें आ रही हैं ये कहीं उसे कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जैसी हस्त तो नहीं कर देगी, कहीं कांग्रेस जैसी उसकी हालत तो नहीं हो जाएगी? इस पर भी बीजेपी को और उसके कर्ता धर्ताओं को विचार करने की जरूरत है। भारत अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।